हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपने बात करने वाले हैं एमपीपीएटी का बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसे कैसे क्या उसके क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उन सबको सॉल्व करने करेंगे। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू होता है ये वाला। क्या एक फूल से पराग को उसी फूल के दूसरे फूल या उसी प्रजाति के एक अलग पौधे के वर्तिकाग्र तक ले जाया जाता है, इसे क्या कहेंगे? तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, फिर आपको डिसाइड करना कैसे क्या कहते हैं। जैसे अगर कोई हमारा पौधा है, क्या है हमारा कोई पौधा, मानो ये एक पौधा है, ये फ्लावर मान लो। इस फ्लावर पे हमने, इस पौधे पे हमने केवल एक ही फ्लावर लगाया है, ये वाला। ठीक है, ऐसे हमने एक दूसरा पौधा लिया है इस तरीके से, और उसका दूसरा फ्लावर ये है, और इसी का दूसरा फ्लावर एक ये है। ये दोनों ही है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, इसमें भी मेल भी है और फीमेल भी है, यानी बाइसेक्सुअल है। इसमें भी मेल भी है और फीमेल भी है, ये दोनों पार्ट है। अब देखना उसने क्या बोला, एक फूल के पराग को उसी पौधे के दूसरे फूल, मतलब यहां से कहां जा रहा है, इस यहां, मतलब क्या है कि जो परागकण है वो कहां से कहां जा रहा है, पोलन ग्रेन, एक फूल से उसी पौधे के दूसरे फूल में, या उसी प्रजाति के एक अलग पौधे के वर्तिकाग्र, यानी अब क्यों यार क्या बोल दिया, या वाले में बोल दिया या यहां से यहां जा रहा है। तो पहले वाले सेंटेंस का क्या आंसर हुआ, ये यहीं से यहीं जा रहा है, तो इसे बोलते हैं स्वपरागण। इसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण। जबकि ये वाला है, इसे बोलते हैं परपरागण। इसे क्या बोलते हैं, परपरागण। तो इस हिसाब से इसमें जो व्यापम आंसर दे, क्वेश्चन गलत है, लेकिन जो व्यापम आंसर दे उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्रॉस पॉलिनेशन लगाया है। वैसे इसके या तो जिसने लगाया है बोनस मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो ये क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैसे, क्यों? क्योंकि अगर इस वाले पॉलन ग्रेन, इस वाले फ्लावर से पॉलन ग्रेन इसी वाली फीमेल तक आता है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन, यहां से अगर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाता है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन की एक कंडीशन होती है, गाइटनोगेमी। अगर यहां से यहां तक जाता है तो इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पर। क्लियर? और वैसे इसका आंसर ए दिया हुआ था। क्लियर? चलो दूसरे के बारे में बात करते हैं हम लोग, कि दूसरा कैसे हम लोग कैसे क्या इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो, तो दूसरा क्या है, ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारा, कि यूरिया का दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम कार्बामाइड बोल देंगे। ये तो हमारी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सारी चीजें। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। देखो क्या होता है इसमें, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पादप प्रजनन से संबंधित नहीं है, मतलब इनमें से कौन पादप प्रजनन से संबंधित नहीं, ये बताओ। देखो देखो, पादप प्रजनन मतलब क्या है, इसमें प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड कौन नहीं है। सबसे पहला, फसलों की उपज बढ़ाने में मदद की, यानी क्या है, हेल्प इन इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। मतलब क्या है कि भैया हम पौधे का जनन क्यों करवाते हैं, जिससे फसल बढ़ा सके, तो ये आंसर तो है। इससे मतलब क्या है, ये तो बिल्कुल रिलेटेड है ही। दूसरा वाला क्या है, लिखा है पर्पजफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, मतलब किसी भी पौधे की हमें क्या है, उद्देश्य पूरा करने के लिए, यानी क्या, जैसे हमें वांटेड कैरेक्टर चाहिए वैसे, तो ये वाला ही भैया हमें खेती के लिए, बिल्कुल प्लांट के लिए इसीलिए यूज करते हैं। तीसरा क्या है, ऐसे प्लांट जो रोग प्रतिरोधी हो, यानी क्या है, डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट, तो भैया इसीलिए हम करते हैं। मतलब ये तीनों कैसे हैं, जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड हैं। लास्ट वाला कौन सा के लिए उपर्युक्त नहीं, यानी नॉट सुइटेड फॉर कल्टीवेशन। मतलब क्या है, कल्टीवेशन के लिए उपर्युक्त नहीं, अरे भैया ये सारी चीजें कल्टीवेशन के लिए ही है। तो ये वाला आंसर यहाँ नहीं आ गया, तो इसका आंसर कौन सा वाला सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा वाला सही होगा, डी वाला। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही है जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड है। चौथा वाला प्लांट प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम क्या है। तो भैया कोशिका यानी सेल के बारे में आप सब लोग पहले से पढ़ चुके हैं, और मैं आपको बता भी देता हूं।
जैसे एक सर्कल मैंने बनाया है, ठीक है। अब इस सर्कल में क्या है, देखो जैसे कोशिका है, इसके बीच में क्या होता है, केंद्रक। इसके बीच में क्या होता है, केंद्रक। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है, ये होता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। और ये क्या होता है, ये होता है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी आणविक झिल्ली। और माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर कहीं ऐसे होता है अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर कुछ ऐसे है। तो बताओ सबसे बाहर की साइड कौन है, तो सबसे बाहर की साइड हमारा कौन सा है, बोलो, प्लाज्मा झिल्ली यानी क्या है, ऐसे ऐसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसी को क्या, प्लाज्मा प्लाज्मा। तो ये सबसे आउटर वाला है। इतने आसान से क्वेश्चन है, एकदम आसान पेपर था इस बार का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली सबसे आउटर है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है यानी सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर ही होगा। साइटोप्लाज्म तो उसके अंदर के फ्लूइड को बोलते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस, तो वो तो कोशिका के अंदर ही होता है, सेल के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, इसके बारे में क्या काम करना है, देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक क्या है, क्या है, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन प्रवर्धन की तकनीक क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वैसे सभी लोगों ने ये सारी चीज सुनी ही होंगी कि सूक्ष्म प्रवर्धन होता क्या है। सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब होता है कि बहुत एक छोटी सी सेल से, प्लांट में कोई छोटी सी सेल से हम पूरे प्लांट को डेवलप कर देते हैं, प्लांटलेट्स और पूरे प्लांट का बनाना, उसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। तो इसमें क्या हो गया, तो इसके आंसर के हिसाब से देखते हैं क्या है। तो इसका दूसरा नाम, पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको, इसको दैहिक भ्रूण जनन भी कहते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक का क्या मतलब है कि रिप्रोडक्टिव दो ही तरीके की सेल है प्लांट बॉडी में, एक सोमेटिक मतलब देख, जो हमारे एक तरीके से रूट्स में होती हैं, स्टेम में होती हैं, लीव्स में होती हैं, और दूसरी कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव, जो फ्लावर में होती है, जो हमारे मेल ऑर्गेनल फीमेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो। तो वो तो है नहीं, कौन सा है, सोमेटिक। तो हम बगैर रिप्रोडक्टिव सेल के क्या करा रहे हैं, रिप्रोडक्शन करा रहे हैं सोमेटिक सेल से, इसलिए इसे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या दैहिक भ्रूण जनन भी कहते हैं, क्योंकि हम बगैर जनन वाली कोशिकाओं से इसका जनन कराते हैं, बहुत छोटी कोशिकाओं से, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं दैहिक भ्रूण जनन। इसके आंसर ऊपर वाले क्यों गलत है, ये देख लेते हैं। पहला बोल रहा है संस्कृति माध्यम पर सूक्ष्म जीवों की क्या वृद्धि, ठीक है, संस्कृति तो नहीं होता, उसकी हिंदी की हिंदी कर दी है। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन कल्चरल मीडियम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह को कराते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। क्या हम सूक्ष्म माइक्रो प्रोपगेशन में क्या करते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन में हम इनका कल्टीवेशन नहीं कराते हैं। दूसरा क्या है, एकाधिक सूड उत्पादन यानी भ्रूण बचाव, या मल्टीपल सूड प्रोडक्शन एंड एम्ब्रियो रेस्क्यू, तो ये भी नहीं है। हम क्या करते हैं, केवल सोमेटिक सेल से यानी विदाउट रिप्रोडक्टिव सेल से पूरा रिप्रोडक्शन कराते हैं, वो हो गया। और ये मल्टीपल रूट प्रोडक्शन, ये भी हमारा आंसर नहीं। तो कौन सा आंसर इसका सही है, क्यों, साफ साफ एक सेंटेंस आपके में लिखा हुआ होता है बुक्स में जनरली, क्या, माइक्रो प्रोपगेशन इज ऑल्सो नोन एज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी सूक्ष्म प्रवर्धन को हम क्या और बोलते हैं, इसका नेक्स्ट क्या होता है, लेसिथिन इज फाउंड इन। तो भैया लेसिथिन कहाँ होता है, सेल में। क्या बात करना है कि लेसिथिन हमारी सेल में कहाँ होता है। तो भैया लेसिथिन देख लेते हैं। तो लेसिथिन क्या होता है, एक्चुअली में मैं आपको बताऊं कि जो हमारा लेसिथिन है, क्या है लेसिथिन, ये क्या है, ये हमारी कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। किसमें होता है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमारी कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होगी, ये क्या है, कोशिका झिल्ली इसी को क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसमें होता है, क्यों होता है, क्योंकि इससे सारी चीजें पास होती हैं, इससे सारी चीजें पास होती हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो, ये लेसिथिन होता क्या है, ये लेसिथिन एक ऐसा मिक्स कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, मिक्स कंपाउंड है। मिक्स कंपाउंड का क्या है कि भैया ये फॉस्फेट फॉस्फोलिपिड, इसे क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फेट और लिपिड का। तो ये मिक्सचर है, तो ये मिक्सचर क्या काम करता है, जो एक तरीके से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस और लिपिड, जो हमारे फैट सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, उन दोनों को एक तरीके से दोनों के लिए मिक्स हो सकता है, और उन्हीं के मिक्सचर को बोलते हैं लेसिथिन, जो सेल मेम्ब्रेन में होता है, जो उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी, जो हमारी चीजें सेल के अंदर और बाहर होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसा होता नहीं है, वो तो फ्लूइड है। बची माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो तो पावर हाउस है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा क्या है, वैक्यूल, जो केवल ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, तो इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आंसर रहा इसका,
सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? आपको पता है, लिपिड और प्रोटीन की। ये क्या है? ये भी एक तरीके से फॉस्फोलिपिड है। तो क्या फोस्फोलिपिड होता क्या है? एक तरीके से लेसिथिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो फॉस्फोलिपिड का मिक्सचर है एक तरीके से, जो क्या है, जो वाटर और ऑयल दोनों के लिए सारी चीजें परमिएबल बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या बताना है? नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिसाइडेड इन क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग प्रैक्टिस। मतलब इनमें से कौन सा शास्त्रीय पादप प्रजनन प्रथाओं में शामिल नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हैं वो? तो मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हम पहले बहुत पुराने जमाने से यूज नहीं करते आ रहे हैं, जो अभी नया आया है। मतलब ये बता, नया वाला बताना है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ प्लांट यानी पौधों का कृत्रिम चयन। तो हम पहले से ही पुराने जमाने से हम लोग जानते हैं कि हम भैया दो सिलेक्टेड प्लांट्स को, अच्छे अच्छे प्लांट्स को जो हमारे काम के हैं, इसके कोई हमने वांटेड कैरेक्टर ले लिए जो हमें चाहिए, इसके भी ले लिए, फिर उन दोनों का क्रॉस कराते हैं। तो ये तो हमारा पुराना मेथड है। ये क्या है? हमारा पुराना मेथड है। दूसरा हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे ये क्या है। और तीसरा पॉइंट क्या है? अधिक उपज के लिए वांछनीय लक्षण। तो भैया हम पहले से ही चाहते हैं, हमेशा से यही कोशिश करते हैं, हमारे लक्षण क्या है? अधिक उपज हो जाए। तो मतलब ये वाला भी क्या है? ये वाला भी पादप प्रजनन उसमें कथाओं में शामिल, हमारी प्रथाओं में शामिल है। तीसरा क्या है? शुद्ध रेखाओं का संकरण। तो भैया हम प्योर ब्रीडिंग, तो शुद्ध रेखाओं का मतलब यहाँ है प्योर ब्रीडिंग। तो प्योर ब्रीडिंग तो इसमें होती है। तो भैया प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या है? जैसे इस प्लांट के हमें, जैसे एक रोज है, इस रेड रोज है, इसका क्या है? व्हाइट रोज, हमें कोई मिक्स कराना है दोनों, तो भैया बिल्कुल दोनों प्योर है। दोनों प्योर को हमने क्या काम किया? सारी चीजें, या हमें रेड को रेड ही रखना है तो उनका सेल्फ पॉलिनेशन करा करा के, या संकरण करा करा के उसको मेंटेन करना, ये सारी चीजें भी हमारी पुराने जमाने से होती आई हैं। बस क्या नहीं होता है इन तीनों में? इन तीनों में क्या है? आणविक विज्ञान ऐसा ऑप्शन है। ये क्या आणविक जीव विज्ञान क्या है? कि डीएनए के आधार पे, क्या? डीएनए के आधार पे, जो डीएनए हमारा, उस डीएनए के आधार पे हम चीजों को कैसे मेंटेन करते हैं। आणविक का मतलब होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब है ऐसी बायोलॉजी जो डीएनए से रिलेटेड है। तो भैया पहले के जमाने में डीएनए से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं होता था। मतलब क्या है? इसमें ये तीनों आंसर हमारे क्या है? गलत हो जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों जो है वो पुरानी प्रथाओं में हमारे में शामिल है। हम पुरानी प्रथाओं से करते चले, चीज नहीं थी क्या? आणविक जीव विज्ञान, जो भी मॉडर्न डेवलप हुई है। तो इसका आंसर क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्टडी करनी है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणु कोशिका को चिपचिपा चरित्र प्रदान करता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। मतलब क्या है कि हमारी बैक्टीरिया को कौन स्टिकी प्रोवाइड कराता है। जैसे कोई बैक्टीरिया सेल है, तो मैं आपको सीधी कवरिंग बता देता हूँ। देखो बैक्टीरिया में क्या क्या होती है? सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर कोशिका भित्ति। जैसे मैं इसकी कोशिका भित्ति बना दूं, पहले एक सेल मेम्ब्रेन बना ली। जैसे मैंने ये कोशिका क्या है? झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर मैं ऐसे बना दूं, ये क्या है? हमारी कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। यानी क्या है? कोशिका भित्ति यानी क्या है? ये हमारी सेल वॉल हो गई। लेकिन अब इससे भी बाहर सेल वॉल के ऊपर ही एक सब्सटेंस होता है, जिसे क्या बोलते हैं? जो हम बोलते हैं, जो उसे चिपचिपा चरित्र प्रोवाइड करता है। यानी मतलब क्या है? जो उसकी पूरे बैक्टीरिया को चिपचिपा बनाता है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। कई जगह ऐसा भी लिखा रहता है छोटे छोटे बुक्स में कि इसकी सेल वॉल ग्लाइकोकैलिक्स की ही मिल से बन के, ग्लाइकोकैलिक्स से भी मिलके बनी होती है। तो इसका मतलब क्या है? उसकी सेल वॉल के ऊपर एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, जिसकी वजह से क्या है? जिसकी वजह से बैक्टीरिया एक तरीके से कैसा हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है। कैसा हो जाता है? चिपचिपा। चलो भाई, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये इसमें क्या है? देखो, हैप्लॉइड प्लांटलेट्स का उत्पादन कहाँ किया जा सकता है। मतलब वेयर कैन हैप्लॉइड प्लांटलेट, प्लांटलेट मतलब क्या होते हैं? जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं हमारे बहुत, उन्हें बोलते हैं। ठीक है, इन्हें कहाँ यूज किया जाता है? अब समझना, हैप्लॉइड किससे होगा? हैप्लॉइड मतलब होता है एन। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है? एन। और डिप्लॉइड मतलब क्या होता है? 2n। अब देखो हैप्लॉइड क्या होता है, तो पूरे प्लांट में हैप्लॉइड क्या होते हैं? जो हमारी गैमीट सेल्स होती हैं, यानी मेल में पोलन ग्रेन और फीमेल में एग सेल वगैरह, कुछ चीजें वो। ठीक है, तो इसमें क्या है? अब ये जो हमारा पार्ट है, इसमें क्या है? देखो मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होती है? सूट और रूट, इन दोनों की मिला के सूट टिप की सेल है, कुछ रूट टिप की सेल है। दोनों ही कैसी होती हैं? 2n होती हैं। तो भैया ये वाला तो इससे हैप्लॉइड नहीं होगा, इससे तो डिप्लॉइड हो जाएगा। तो ये आंसर गलत है। दूसरा वाला एम्ब्रियो। तो भैया एम्ब्रियो कब बनता है? दोनों गैमीट के फ्यूजन से। तो एम्ब्रियो भी कैसा होता है? 2n। एम्ब्रियो भी कैसा है? 2n। तो ये वाला भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2n है। कॉटिलिडन कल्चर। कॉटिलिडन भी क्या है?
फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो आगे चल के डेवलप, फिर एम्ब्रियो से आगे चल फिर कॉटिलेडन वगैरह सारी चीजें आएंगी। तो भैया कॉटिलेडन भी कैसा है, 2n होता है। इसमें n केवल कैसा है, देखो पोलन कल्चर। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, पोलन ग्रेन मेल गैमीट को बोलते हैं, यानी नर युग्मक को बोलते हैं। युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो अगर हम हैप्लॉइड से सारी चीजें, हमें हैप्लॉइड उत्पादन करना है तो किससे करना पड़ेगा, पोलन कल्चर से, क्योंकि ये तीनों डिप्लॉइड है, ये वाला हैप्लॉइड है। क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। इनमें से हमारा नेक्स्ट कौन सा है, तो इनमें से नेक्स्ट है कि पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि कौन सी है। ठीक है, पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि, तेज का मतलब क्या है, यहाँ एक तरीके से क्विकेस्ट मेथड है। हम सबसे ज्यादा चेंजेस किसमें और कितनी जल्दी हो सकते हैं, देखो ये सारी चीजें, सिलेक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की एक कैरेक्टर है। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, कृत्रिम संकरण। हमने क्या काम किया, एक प्लांट मेल लेते हैं सेलेक्टिव कैरेक्टर वाला, एक फीमेल लेते हैं, फिर दोनों को हमने क्रॉस कराया, दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन कराया, फिर उसके सीड बनाए, फिर उन सीड को उगाया। तो ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया नहीं हो गया। तो भैया पहले सीड बनेंगे, जो हम क्रॉस कराया उससे सीड बनेंगे, फिर उन सीड से दूसरा प्लांट उगाएंगे, तब हमें कहीं जाके पादप प्रजनन। तो ये क्या है हमारे, ये तो हमारे पुराने मेथड है जो हम करते आए हैं, ये तीनों ही। लेकिन अब कौन सा मेथड है, ये हमारा जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है, उत्परिवर्तन मेथड, ये सबसे तेज है। ये होता क्या है उत्परिवर्तन, तो बहुत आसान सा, उत्परिवर्तन मतलब होता है म्यूटेशन, यानी सडन चेंजेस इन आवर डीएनए। डीएनए में हमारे जो डीएनए होता है उसमें कुछ हमारे बदलाव आ जाए। किसकी वजह से आते हैं बदलाव, ये बदलाव आते हैं किसी की वजह से आते हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट रेज या कुछ केमिकल की वजह से। केमिकल की मदद से हम क्या काम करते हैं, केमिकल डालते हैं, जिससे उसके डीएनए में परिवर्तन आ जाता है। किसमें आ जाता है परिवर्तन, उसके डीएनए में परिवर्तन आया और हमें चाहिए गया। जैसे डीएनए में परिवर्तन आया, उसके बीज में परिवर्तन हो गया। सबसे क्विकेस्ट मेथड यही माना जाता है। कौन सा होगा हमारा, म्यूटेशन ब्रीडिंग, यानी उत्परिवर्तन प्रजनन, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अब कौन सा है भैया हमारा, गन्ना। वैसे तो एग्रीकल्चर का है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर बता देते हैं। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कौन सा है, शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है भैया, तो ये हम तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु में होता है। तीन है इसके एक तरीके से, एक उत्तर प्रदेश में है लखनऊ में, एक हमारा कानपुर में होता है, लेकिन सारे के काम अलग अलग हैं, सारे अलग अलग हैं जो आपको एग्रीकल्चर में बताए जाते हैं। तो जो हमारा शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कहाँ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो ये तो था जिसका एग्रीकल्चर का। हम आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, जेनेटिक्स की डेफिनेशन से है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी माता पिता से संतानों में लक्षणों के संचरण को क्या कहा जाता है, यानी व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये है क्या। तो इसमें देखो चार ऑप्शन दिए हैं। रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होते हैं, एक तरीके से हमारे पेरेंट्स के अलावा जो पेरेंटल, जो हमारे कोई भी कैरेक्टर है तो पेरेंट्स के अलावा हमारे अंदर आता है रिकॉम्बिनेंट्स। हेरिडिटी क्या होती है, वंशागति, मतलब हेरिडिटी क्या होती है कि किसी भी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। तो इसका सही आंसर क्या है, हेरिडिटी, क्योंकि म्यूटेशन मतलब होता है डीएनए में चेंज। और जेनेटिक्स क्या होता है, कुछ लोग जेनेटिक्स और वंशागति में बहुत कंफ्यूज, जेनेटिक्स हेरिडिटी, ये जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स का मतलब होता है क्या, जेनेटिक्स का मतलब होता है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स बायोलॉजी की ब्रांच है, एक किसी टॉपिक का नाम है पूरे का, ये प्रोसेस का नाम नहीं है। तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स किसी प्रोसेस का नाम नहीं है। जेनेटिक्स क्या है, जो ये प्रोसेस कौन सी है, ये प्रोसेस हमारी है हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स के अंदर आती है हेरिडिटी। अगर वंशागति ऑप्शन में ना हो तो आप एक बार जेनेटिक्स लगा, जो कि सही तो नहीं होगा, फिर भी ठीक कह सकते हैं। अगर हेरिडिटी हमारी ऑप्शन में है यानी वंशागति है, तो करेक्ट आंसर क्या है, और यही होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, यानी माँ बाप से बच्चों में, संतानों में जो लक्षणों का संचरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वंशागति यानी हेरिडिटी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बेहतर पोषण गुणवत्ता के लिए प्रजनन फसलों को कहा जाता है। तो भैया ये भी एग्रीकल्चर का है, कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर के इसमें है स्लाइड में, तो मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट बताऊंगा। बायो फोर्टिफिकेशन, ये इसका आंसर है कि बेहतर गुणवत्ता के लिए किया जाता है, क्योंकि बायो मैग्निफिकेशन ये चीजें अलग, मतलब जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको किसी लिविंग की बॉडी में कितना एक्यूमुलेट होते हैं, वो सारी चीजें, इनका कुछ नहीं है। आप तो सीधा आंसर याद रखो क्योंकि एग्रीकल्चर का है। इसके बाद हम अपने बायो के बारे में देखेंगे। क्या नेक्स्ट स्लाइड बारे में देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कौन सा है? नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। The process by which genetic variation are created through changes in the base sequence within the gene, यानी वह प्रक्रिया जिससे अंदर जीन के भीतर, यानी हम जीन के अंदर अनुक्रम यानी हम अपने जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज कर देते हैं और उसकी वजह से विभिन्नताएं आती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको अभी बताया था एक टर्म, क्या कि भैया हमारे डीएनए में जो चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है? हमारे डीएनए में जो चेंज हो रहा है, हम अपने डीएनए में चेंजेस को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो भैया आउटब्रीडिंग प्रोसेस तो अलग ही होते हैं, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ये भी चीज अलग है, तो हमारा उससे क्या है? एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। प्लांट ब्रीडिंग का भी क्या है? नहीं। तो हमारे डीएनए में सडन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो इसका आंसर क्या है? म्यूटेशन। ये तो सीधी सीधी डेफिनेशन है, ठीक है। ये क्या है? म्यूटेशन है। अब इसके बाद क्या हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्टडी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये वाला कि एपोमिक्सिस में किस प्रकार का कोश का विभाजन होता है? भैया ये देखो, ऐसी चीजें हैं भैया, इतना आसान आसान से क्वेश्चन डाले हैं। एपोमिक्सिस में किस प्रकार, अब भैया लोगों को अगर ये पता होगा कि एपोमिक्सिस क्या है तो आसानी से, अगर आपको यही पता नहीं है, नहीं आप नहीं कर सकते। एपोमिक्सिस, एपो मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस मतलब होता है मिक्सिंग के, यानी बिना निषेचन के एम्ब्रियो यानी भ्रूण का बन जाना, उसी को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। अब भैया बिना निषेचन के भ्रूण बनेगा तो आप ही बताओ कौन से विभाजन से बनेगा? क्योंकि जब हम निषेचन करना होता है हमें, तो हम क्या काम करते हैं? निषेचन से पहले हम मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन कर लेते हैं, यानी अर्धसूत्री। ये देखो लिखा है अर्धसूत्री या ऋणात्मक, तो ये एक ही बात है। अर्धसूत्री विभाजन ही ऋणात्मक विभाजन यानी कौन सा होता है? रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस को ही बोलते हैं। मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। तो भैया एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस में एपोमिक्सिस क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी डायरेक्ट हमारा सिंपल विभाजन। और आप वैसे तुक्का भी लगाते हैं ना तो भी देखो, क्योंकि मियोसिस यानी अर्धसूत्री को ही हम ऋणात्मक कहते हैं, तो अर्धसूत्री ऋणात्मक इसमें भी आ गया, अर्धसूत्री ये भी है और ऋणात्मक यानी अर्धसूत्री यही है, यानी तीन ऑप्शन तो सेम ही है। ऋणात्मक देखो, रिडक्शनल डिवीजन को मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन एक में ही दिया हुआ है और लास्ट वाले में मियोसिस नाम बदल के दे दिया है, तो आंसर केवल एक है, कौन सा? माइटोसिस, यानी समसूत्री बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? और समसूत्री। और बिना अगर निषेचन के सारी चीजें बनेंगी, तो सारी चीजें किससे बनेंगी? समसूत्री से, ठीक है। युग्मक हमारे युग्मक बनते हैं तभी अर्धसूत्री से होता है। एपोप्सिस मतलब बिना निषेचन के, और जब बिना निषेचन के भ्रूण बनना है तो माइटोसिस यानी समसूत्री से ही बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मेंडल का दूसरा कानून किया, नियम कानून। भैया नियम कानून नहीं होता, दूसरा सेकंड लॉ क्या है? तो मेंडल के केवल 3 लॉ होते हैं। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी प्रभावता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो जिनमें से दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा पृथक्करण का नियम। यही मेंडल का एक ऐसा नियम है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन यानी कोई भी अपवाद नहीं है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, यूनिवर्सल लॉ। बाकी मेंडल के दोनों नियम के अपवाद यानी एक्सेप्शन। दूसरा कौन? कितने आसान से क्वेश्चन है, डेफिनेशन से उठाए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कि भैया पवन परागण आसानी से कहाँ होता है, यानी आप ऐसा बोल सकते हो विंड पॉलिनेशन, एनिमोफिली कहाँ होती है? तो एनिमोफिली कहाँ होती है भैया? आपको पता है ऑर्किड, ठीक है, लेग्यूम्स, फलियां नहीं लेग्यूम्स है, लिलीज, इन सब में क्या होता है? कीट परागण होता है। याद करने वाली चीज किसमें होता है? कीट होता है। इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन है। केवल ग्रास एक ऐसा है जिसमें क्या होता है? विंड पॉलिनेशन, यानी किसके? हवा के जरिए परागकण, एक उनके परागकण नर से मादा तक स्थानांतरित होते हैं। तो इसमें कौन सा होता है? तो इसमें होता है विंड पॉलिनेशन। इसके बाद आते हैं 21। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है इस पे स्टडी करते हैं, तो भैया ये हमारा पढ़ना है। इसमें क्या है देखो, देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस चरित्र पर मेंडल ने मटर पर अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया था? मतलब क्या है देखो, अभी बताया मेंडल के 7 कैरेक्टर थे, कितने? जब मेंडल के 7 कैरेक्टर हैं तो 7 के 7 में से इनमें से कौन सा नहीं है? पहचान लो चुपचाप। देखो मेंडल ने क्या बताया था? मेंडल ने बताया था भैया पॉड के ऊपर किया है, तो हाँ बिल्कुल भैया, शेप ऑफ पॉड के ऊपर किया था, ये भी एक कैरेक्टर 7 में से। ड्वार्फ ये वाला भी है हमारा, क्यों? हाइट ऑफ स्टेम है नहीं, और दूसरा क्या है? क्या बोलो, हमारे कलर ऑफ सीड, ये भी है। 7 कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हाइट ऑफ स्टेम था, फिर हमारा कलर ऑफ क्या था? हाइट ऑफ स्टेम पहला हो गया, दूसरा शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, उसके बाद शेप ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर, ये 7 थे। तो इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से अगर आप हिंदी में कहो तो कौन सा नहीं है? केवल ये डी वाला ऑप्शन नहीं है, यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा वाला होगा? ये डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा।
क्यों? क्योंकि ये तीनों ही मेंडल ने अपने प्रयोगों में यूज किए थे। 7 थे, 7 में 3 दे दिए और 1 नहीं दिया। कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलो इसके बाद नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्या देखना है इसमें? निम्नलिखित में से कौन से कोशिका चक्र के 2 बुनियादी चरण है? भैया बताया, देखो ये मियोसिस, माइटोसिस या समसूत्री या अर्धसूत्री, ये कोशिका विभाजन के प्रकार हैं कि कोशिका विभाजन 2 तरीके से हो सकता है, एक समसूत्री से या अर्धसूत्री। लेकिन इन दोनों विभाजनों में क्या होता है, हमारी एक विभाजन है, जो सेल साइकिल है, कोशिका चक्र है, उन कोशिका चक्र की मुख्य 2 अवस्थाएं होती हैं, यानी मेन 2 चीज स्टेज होती हैं। और वो मेन 2 कौन सी होती हैं? एक, जैसे मैं हमेशा सिखाता हूँ तो भैया शादी में टाइम नहीं लगता, शादी की तैयारियों में लगता है। ऐसे जो 95% पार्ट ये जो है, ये इंटरफेज है। कौन सी फेज है ये? इंटरफेज। ये कौन सी फेज है? ये इंटरफेज होती है। कौन सी फेज है? इंटरफेज। जो इसे हम तैयारी की अवस्था भी कहते हैं, जो हमारी सेल की विभाजित होने से पहले की होती है, जिसमें सेल अपने डीएनए से लेके सारे के सारे अंग, प्रोटीन, आरएनए सब कुछ डबल करता है। वो 5% अवस्था केवल ऐसी होती है जिसमें वो विभाजित होता है, जिसे एम फेज कहते हैं। तो कोश का उसमें केवल 2 ही चरण होते हैं, 2 ही फेज होती हैं, एम फेज और इंटरफेज। 95% इंटरफेज होती है और 5% हमारी एम फेज। ये तो टाइप्स है। मियोसिस, माइटोसिस क्या है? टाइप्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एम फेज एंड इंटरफेज। बिल्कुल आसान सा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कौन सा है? पेशीय दुर्बलता किस कमी से होती है भैया? ये भी देख लो। पेशी हमारे अंदर कौन? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कौन, मतलब क्या है एक तरीके से मतलब ये मस्कुलर वीकनेस क्या है? तो भैया हमारी मसल वीक क्यों हो जाती है? पहले कहते हैं हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? भैया विटामिन डी की वजह से। इसकी वजह से विटामिन, ये सारे बाकी के काम आपने देख ही लिए होंगे। विटामिन ए भैया हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। विटामिन ई थोड़ी सी हमारी इम्यूनिटी के लिए, और ऐसा भी बोला जाता है कि भैया हमारे थोड़े से स्किन के लिए, ग्लो ग्लो के लिए ये भी यूज होता है, ठीक है। और विटामिन के क्या होता है? हमारी ब्लड में क्लॉटिंग होती है, जब चोट लग जाती है ना, तो ब्लड की क्लॉटिंग वगैरह के लिए भी क्या होता है? विटामिन के। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विटामिन डी, जो हमारी मस्कुलर डेफिशिएंसी की, मस्कुलर वीकनेस यानी हमारी मसल्स के वीक के लिए, इसके लिए मसल्स की वीक के लिए कौन सा होता है? हमारी मसल के लिए विटामिन डी। क्लियर? चलो भैया इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्ण उर्वरकों को सीधे लगाया जाता है। पर्ण उर्वरकों यानी फॉलिकल। ये भी आपका एजी का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा। इसका आंसर ए है। पर्ण मतलब सीधा क्या होता है? पत्तियां। नाम से ही क्लियर है भैया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इससे नाम से ही क्लियर हो रहा है। क्यों? क्योंकि पर्ण मतलब क्या होता है? पत्तियां यानी लीव्स। तो लीव्स पे अप्लाई करने वाला होता है। एजी का क्वेश्चन था, आसान सा। कुछ क्वेश्चन एजी के हैं इस स्लाइड में। चलो भैया ये देखो, यूरिया के हाइड्रोलाइसिस के पहले चरण में यूरिया का उपयोग करके कौन सा अस्थिर यौगिक बनता है? ये आप देखो बायो से भी मान सकते हो और ऐसे किससे भी मान सकते हो। वैसे मेनली ये केमिस्ट्री से है। अगर आप बायो मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी मैं ये आपको बता दूंगा कि कैसे क्या ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये बाद में है। तो ये सारी चीजें आपको खुद होनी चाहिए। देखो जैसे यूरिया के हाइड्रोलाइसिस के पहले चरण में यूरिया का अस्थिर यौगिक बनता है। फूड हाइड्रोलाइसिस तो आपको पता है, अमोनिया जो है, अमोनिया उत्पन्न होता है। तो अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं बाद में? 2। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2। सारी चीजें ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 2 तो 2 में एसिटिक एसिड और कार्बोमिक एसिड में। तो भैया यूरिया का दूसरा नाम क्या होता है? कार्बामाइड। क्या होता है? कार्बामाइड। देखिए इसमें कौन से एसिड बनते हैं? कार्बामिक और ये वाला। तो ये केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में अध्ययन करेंगे इसका। तो इसके बाद हमें कौन सा पढ़ना है? हम दूसरा वाला स्टडी कर रहे हैं। अमीनो अम्ल क्षारीय प्रकृति के होते हैं जब। अमीनो अम्ल क्षारीय प्रकृति, अमीनो क्या होते हैं भैया? देखो इधर। तो अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल की हम बहुत सारी चेन को मिला के प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। जो हमारा अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड की बहुत चेन हम मिलाते जाते हैं, तो उस चेन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन के बारे में बोलते हैं। अब प्रोटीन बोलते हैं अमीनो एसिड की चेन को। तो अब भैया अमीनो एसिड होते क्या है? तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अमीनो एसिड 4 चीजों से मिलकर बने होता है। कौन सा? देखो एक तो होता है हमारा कार्बन में बीच वाला, जैसे ठीक है ये कार्बन, और एक साइड कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। एक तो क्या 4 चीजें होती हैं, एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड हमारा एल्काइल के इधर कुछ का जुड़ सकता है, और एक साइड कौन सा होता है? अमीनो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? अमाइनो ग्रुप, NH2। और एक साइड कौन सा होता है? COOH। तो भैया COOH तो एसिड वाला है, और ये वाला कौन सा है? हमारा बेसिक वाला है। तो भैया जो बढ़ेगा वो एसिडिक होगा। इनमें से कौन सा बढ़ेगा? बोला अमीनो वाला बढ़ता जाएगा, तो क्या होता जाएगा? तो अपने आप बेसिक होता जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला कार्बोक्सिल वाला बढ़ता जाएगा तो हमारा कैसा होता जाएगा? ये हमारा
ये हमारा एक अमीनो एसिड का बेसिक है कि कोई भी अमीनो एसिड है उनमें ये आर वाला अलग होता रहता है, ये चीजें सेम रहती है ऊपर की तीन। तो इनमें से कौन कम होता है, ये बढ़ेगा तो बेसिक हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो एसिडिक बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा बोलो? तो अमीनो समूहों की संख्या अधिक, कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या अधिक होती है। किसकी होती है? अमीनो समूहों की संख्या, यानी अमीनो से अधिक किसकी है? कार्बोक्सिल की। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या है? कार्बोक्सिल समूहों, तो अमीनो समूह की संख्या से अधिक कार्बोक्सिल समूहों की होती है, तो कार्बोक्सिल समूहों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर तो एसिडिक हो जाएगा। दूसरा, कार्बोक्सिल समूहों की संख्या से अधिक अमीनो समूहों की संख्या होती है। हाँ, तो ये वाला आंसर इसका सही है। तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि अमीनो ग्रुप हमारे एकदम क्या होते हैं? ज्यादा, ठीक है, क्या होते हैं? अमीनो ग्रुप हमारे ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप मोर देन नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए बेसिक होता है। अगर एसिडिक बढ़ाना होता तो C+H वाला बढ़ा देते। अब इसके बाद क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट में ऐसा देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए सही नहीं है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है भैया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कि इसमें कौन सा नहीं है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। चलो भैया इसके बारे में बता देते हैं। तो भैया ये तो सारी चीजें आपको पता होंगी। दोनों लेंस होते हैं। अभी दृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्र का लेंस से कम होती है, क्योंकि उसमें दो लेंस होते हैं। एक तो आई लेंस होता है हमारा, और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव जो नीचे लगा होता है, जो ऊपर देखते हैं, जैसे आई पीस बोलते हैं, वो आई लेंस होता है। तो दो लेंस होते हैं, तो दोनों ही कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, लिखा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, ये भी सही है। दोनों अवतल होते हैं, ये गलत है। दोनों कैसे होते हैं? उत्तल होते हैं, ऊपर वाला। तो ये कौन सा आंसर है? मतलब ये तीनों सही थे, ये वाला कौन सा है? गलत। और उसने सही नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों कैसे होते हैं? दोनों केवल लाइंस होते हैं। इसके बाद क्या काम करना है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या पराग कणों का अंतःकण किससे बना होता है? देखो भैया, पराग कण के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। इसके बारे में पढ़ना है, पराग कण के बारे में। कैसे है पराग कण के बारे में? देखो कैसे पढ़ते हैं, देखो ये है। इसमें क्या करना है, देखो इसके बारे में देखें। तो भैया ऐसा है कि ये है, तो पराग कण का मैंने अगर आपको बताऊं तो एक दो लेयर होती है पराग कणों की। एक तो ये अंदर वाली, और बाहर वाली। होती नहीं होती है? तो दो है। बाहर वाली कौन सी होती है? बाहर वाली को बोलते हैं हम क्या? बाह्य परागण। ठीक है, बाह्य झिल्ली जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? एग्जाइम। अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इंटाइन। बाहर वाली सबसे हार्ड होती है, जो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। तो अंदर वाली कैसी होती है? अंदर वाली थोड़ी सी अलग होती है, हार्ड नहीं होती है, जो पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका बनाने के काम आती है। इसमें काम आती है पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब, क्योंकि इससे पराग नलिका बनेगी बाद में ऐसे। तो पराग नलिका बनाने का काम कौन आता है? अंदर वाली। तो अंदर वाली किसकी बनी है? बाहर वाली स्पोरोपोलिन की बनी होती है, अंदर वाली बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। तो इसका आंसर क्या है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, एनिमोफिली प्रकार का परागण कहाँ होता है भैया? एनिमोफिली क्या होता है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया एनिमोफिली को हम बिंड पॉलिनेशन को ही एनिमोफिली बोलते हैं। तो भैया इसमें से देख लो बिंड पॉलिनेशन किसमें है, इनमें से देख लो। क्यों? साल्विया, साल्विया में तो फेमस है। साल्विया में क्या है? फेमस है। क्या फेमस है भैया साल्विया में? इंसेक्ट पॉलिनेशन फेमस है भैया हमारा। ये वेलेस्नेरिया, बॉटल ब्रश। तो वेलेस्नेरिया क्या होता है? इसमें वाटर पॉलिनेशन होता है। बॉटल ब्रश है एक भैया, इंसेक्ट पॉलिनेशन। सारे अलग अलग। कौन सा नहीं है? केवल कोकोनट। कोकोनट में कौन सा होता है? एनिमोफिली। कोकोनट में कौन सा होता है? एनिमोफिली। या इसी में हम बोल सकते हैं, इसमें विंड पॉलिनेशन होता है। इसका नेक्स्ट स्लाइड आते हैं, हमारी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? देखो नेक्स्ट है भैया किंडवन प्रक्रिया। भैया किंडवन होता क्या है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहते हैं ना शराब बनाने की प्रक्रिया, C2H5OH। तो इसमें क्या होता है? किसी भी किसको, जैसे किसमें होता है? आपने देखो शराब किससे बनाई है? अंगूर से। ठीक है, ऐसा बोला जौ से, गेहूं से, सारी चीजें फ्रूट से। क्यों? क्योंकि इन सब में होता क्या है? इन सब में होता है शुगर। क्या होता है? शुगर। कहते हैं ग्लूकोज है, शुगर है। तो भैया जो ग्लूकोज और शुगर है, तो ग्लूकोज है क्या? तो भैया फर्मेंटेशन या किण्वन होता क्या है? तो अनोक्सी श्वसन द्वारा, अनोक्सी मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी अनोक्सी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का किसमें बदल जाना? ग्लूकोज का इथाइल एल्कोहल, क्या? इथाइल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, जिसमें CO2 भी निकलती है। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, यूरिया, ये तो होते हो ही नहीं सकते नाइट्रोजन यूरिया। तो क्या हो सकता है? केवल एक ही ऑप्शन है, शुगर। क्योंकि इन सब में शुगर होती है, तभी तो इनसे फर्मेंटेशन हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? शुगर। चलो नेक्स्ट। इसके बाद हमारा कौन सा होता है? इसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड की दोहराई जाने वाली इकाई है। भैया न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड। डीएनए भी क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड। डीएनए भी क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता
है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब भैया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड क्या, तो तो डीएनए कैसा होता है? डीएनए बहुलक होता है। बहुलक यानी क्या होता है? पॉलीमर होता है। किसका होता है? डीएनए हमारा पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। इसका होता है न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए हमारा न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड, यानी जो न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बने होते हैं, तो इसका आंसर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। जिसने डीएनए की डेफिनेशन ही पढ़ी है, ये देखो हम 7 से 8 क्वेश्चन जेनेटिक्स की डेफिनेशन से बड़े आसान से। चलो भैया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका की नियंत्रण इकाई है, भैया आपको पता है ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? जैसे हमारी बॉडी में सब कुछ कौन नियंत्रित करता है? ब्रेन, यानी हमारा दिमाग। तो भैया दिमाग नियंत्रित करता है, तो ऐसी कोशिका की दिमाग किसे कहते हैं? सबको पता है। कोशिका की सारी गतिविधियों को न्यूक्लियस यानी केंद्रक नियंत्रित करता है। तो जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वही क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल। क्लास 9th से या 8th क्लास से बच्चा जानता है। ब्रेन ऑफ द सेल क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक की सारी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान पेपर था भैया। वंशागत चरित्र के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, बताओ अभी इससे पहले भी सेम क्वेश्चन था नहीं का, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ऐसे ये सेम क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीजों का स्थानांतरण होना क्या होता है? तो भैया स्थानांतरण की प्रक्रिया, उसमें क्या था ऑप्शन है? वंशागति। तो क्या इसमें वंशागति ऑप्शन में है? नहीं है भैया, वंशागति नहीं है तो जीन नहीं होगा। वेरिएशन, जीन क्या होती है? वो तो हमारा डीएनए का जीन क्या डीएनए का क्रोमोसोम का छोटा से छोटा भाग जो हमारे अंदर कम से कम किसी एक लक्षण को नियंत्रित करे, उसे जीन कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच रेगुलेट मिनिमम 1 कैरेक्टर इन आवर बॉडी। तो जीन तो नहीं। वेरिएशन क्या होते हैं? तो भैया हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, जितने भी लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं, उन लक्षणों में जितने भी चेंजेस आते हैं, उन्हीं को वेरिएशन बोलते हैं। म्यूटेशन क्या है? हमारे डीएनए में सडन यानी अचानक होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन बोलते हैं। तो एक ही आंसर बचता है, कौन सा? जेनेटिक्स। अभी बताया था। चलो भैया, पहले 2 क्वेश्चन एक जैसे आ गए। दूसरा आता है प्रभुत्व नियम। प्रभुत्व मतलब होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। भैया क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या लिखा है? प्रभुत्व का नियम विरासत में लागू होता है, यानी इनहेरिटेंस में। ये किस पे लागू होता है? तो भैया इनहेरिटेंस में आप इनमें देखो, मटर में स्टार्च अनाज का आकार, ये तो आपको जैसे जेनेटिक्स में मान लो नहीं भी पढ़ा है, तो भैया ये तो आपकी चीजें अलग है। तो आप तो ये देखो, मेंडल ने बताया था प्रभावता का नियम। भैया मेंडल ने बताया था, इसका मतलब क्या है कि मेंडल के सारे कैरेक्टर पे अप्लाई होना चाहिए। आप तो सीधा सीधा लॉजिक लगाओ। तो भैया इनमें से मेंडल का कौन सा है? मटर में बीज का, तो उसी में लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्योंकि कोट कलर ऑफ स्किन मतलब क्या है कि जो हमारे एक ऐसा बोल सकते हैं, जो हमारे पशु मवेशी होते हैं, एक भैया दोनों के बच्चे होते हैं, तो कहीं लाल और वो मिक्स होके आते हैं, तो वो भी कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। मिराबलस जलापा में फूलों का कलर, ये भी क्या है? ये भी हमारा कोडोमिनेंस एक तरीके से, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, सॉरी, ये वाला मिराबलस जलापा, ठीक है। बाकी ये क्या है? तो हमारा कौन सा बचा मेंडल के अकॉर्डिंग? केवल यही बात है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बायो का, इसे पढ़ते हैं। क्या कायिक संकरण के माध्यम से प्राप्त होता है? कायिक संकरण क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है? कायिक संकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अभी बताया था 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक रिप्रोडक्टिव, एक सोमेटिक। 2 तरीके की सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल जो रिप्रोडक्शन करती है, सोमेटिक सेल जो रिप्रोडक्शन के अलावा अलग काम करती है। लेकिन जब भी हम रिप्रोडक्शन के अलावा सोमेटिक सेल से भी करेक्शन करवा सकते हैं। तो वही पूछ रहा है, कायिक संकरण। तो जब भी सोमेटिक सेल से यानी रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा, समझना, रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जब भी हम सोमेटिक सेल से रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को कायिक संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायिक संकरण, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अब किससे प्राप्त किया जाता है? भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब हम डीएनए में चेंज करेंगे। तो डीएनए में चेंज करेंगे तो फिर सोमेटिक सेल क्यों बोला? तो भैया ये तो नहीं हो सकता। कॉन्जुगेशन, संयुग्मन, तो भैया संयुग्मन नहीं हो सकता, क्योंकि संयुग्मन होता है अलग चीज है। ग्राफ्टिंग क्या होती है? तो भैया कोई भी हमारा ग्राफ्टिंग है, यानी किसी एक का स्टेम निकाल के ऊपर से एपिकल पार्ट किसी दूसरे पे लगा दिया। तो भैया एक की स्टेम किसी, जैसे किसी नीम के प्लांट पे कोई दूसरा प्लांट आपस में लगा दिया, तो ये क्या हो गई? ग्राफ्टिंग। ये हालांकि एजी का भी क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है? तो लास्ट ऑप्शन बचता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म, एक तरीके से कि इनके अंदर जो सेल है, सेलों का आपस में मिला दिया जाए, तो कौन सा होता है? उसी को बोलते हैं। यानी 2 सोमेटिक सेल, रिप्रोडक्टिव नहीं, सोमेटिक सेल्स आपस में मिल जाती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो इसका आंसर क्या है? लास्ट वाला। ठीक है, बहुत ही आसान पेपर था बेटा, सारी चीजें।
ये सारी चीजें, तो ये क्या है, तो बिल्कुल देखो क्या है, एक बहुत ही इतना आसान एकदम बेसिक लेवल से, कहीं नहीं, अगर आपने केवल स्टडी की है ऑनलाइन या कैसे भी, केवल अगर आपने नोट्स भी पढ़े हैं एससीआई के सारी चीजें, तो आपको सारी चीजें नोट्स की हेडिंग से, अंदर भी नहीं, हेडिंग से ही पेपर आया, बहुत आसान सारी चीजें थी। क्लियर है? ये पूरा हमारा हो गया बायो का डिस्कशन। थैंक यू सो मच।